हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 33 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 33वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 33वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 33वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 45 से यहाँ पर 60 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 45 से यहाँ पर 60 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर इस प्रश्न को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए 45 से यहाँ पर 60 बन जाएगा। कैसे? यदि हम 45 के अंदर क्या कर दें प्लस 15 कर दें तो 45 और 15 मिलकर बन जाएगा 60। उसी प्रकार से मेरे भाई इस 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 65 के अंदर प्लस 15 कर देंगे तो मेरे भाई 65 और 15 मिलकर बन जाएगा 80। अब हमें देखना है कि 80 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 80 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक से और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 45 से यहाँ पर 60 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 45 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20। अब मेरे भाई 20 से 60 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम इस 20 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20 तिया के 60। और ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 65 के अंदर और इस 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 65 की दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजा के 30। और मेरे भाई जिस प्रकार से इस 20 को 3 से गुणा किया गया है उसी प्रकार से इस 30 को भी हम क्या कर देंगे 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 तिया के 90। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 90 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए
जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, प्रश्न में हमें बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम P के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में आगे बोला गया है कि R का अर्थ है घटाना, यानी कि R के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि S का अर्थ है जोड़, तो S के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि Q का अर्थ है भाग, तो Q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण, कैसे देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5, उसके बाद में P का अर्थ है गुणा, उसके बाद में 6, फिर क्या है S का अर्थ है जोड़, उसके आगे क्या है मेरे भाई, आगे क्या है 18, यहाँ पर हम लिख देंगे 18 के आगे है Q का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 के बाद में क्या है R का अर्थ है माइनस, उसके आगे क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करते हैं भाग को। तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 18 में, तो 2 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 9 दूना के 18। भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 गुणा में है, तो 5 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजा के 30, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 7, यहाँ पर कर देंगे -7। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, जो प्लस का है उसको जोड़ लेंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 30 प्लस का है, 9 प्लस का है, तो 30 और 9 मिलकर बन जाएगा 39 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस का है 7, तो यहाँ पर हम 39 में से क्या कर देंगे, -7 कर देंगे। तो 39 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 32 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 32 है। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से EJOT का संबंध है VQLG के साथ में, उसी प्रकार से BGLQ का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि EJOT से यहाँ पर VQLG कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BGLQ से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ई से लिखा गया है V, यानी कि ई का अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है V। फिर देखिए यहाँ पर है जे से लिखा गया है क्यों, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है जे का अपोजिट। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जे के बाद में है ओ से यहाँ पर लिखा गया है L, यानी कि ओ का अपोजिट लिखा गया है L। उसके बाद में क्या है टी से यहाँ पर लिखा गया है G, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है T का अपोजिट G। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग 27 हो जाए, समझना वो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं या फिर अपोजिट हैं। कैसे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई ई आता है 5 नंबर पर है, V आता है 22 नंबर पर है। 5 और 22 को आपस में ऐड करेंगे तो यानी कि 5 और 22 मिलकर बन जाएगा 27। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जे का अपोजिट है क्यों, तो मेरे भाई जे आता है 10 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर है। तो 10 और 17 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 27। उसी प्रकार से देखिए ओ का अपोजिट है एल, ओ आता है 15 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर। 15 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। उसी प्रकार से देखिए टी का अपोजिट है जी, यानी कि टी आता है 20 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर। 20 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 27। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का अपोजिट हमें यहाँ पर लिखना है। अब अपोजिट कैसे लिखेंगे तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले देखिए बी का अपोजिट हम लिखेंगे तो देखिए बी आता है 2 नंबर पर। अब 2 के अंदर कितना ऐड करें कि टोटल 27 हो जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें 25 को ऐड कर दें तो 2 और 25 मिलकर बन जाएगा 27। अब 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है Y, यानी कि B का अपोजिट हो जाएगा Y। ठीक है, नहीं समझ में है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई देखिए B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। अब इस 2 के अंदर हम कितना ऐड करें कि इसका टोटल योग 27 हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें 25 को ऐड कर दें तो 2 और 25 मिलकर बन जाएगा 27। ठीक है, तो मेरे भाई 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, Y आता है, तो यानी कि B का अपोजिट हो जाएगा Y। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर B के बाद में है जी का अपोजिट हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। अब 7 के अंदर कितना ऐड करें कि टोटल 27 हो जाए। तो ध्यान से देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें 20 को ऐड कर दें तो 7 और 20 मिलकर बन जाएगा 27। अब 20 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T, तो यहाँ पर हम भर देंगे T। ठीक है, यानी कि G का अपोजिट हो जाएगा T। उसके बाद में क्या है L। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे L का अपोजिट ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए L आता है 12 नंबर पर है। ठीक है, 12 के अंदर यदि हम क्या कर दें प्लस 15 कर दें तो 12 और 15 मिलकर बन जाएगा 27, यानी कि 12 का अपोजिट होता है 15। यानी कि मैं बता दूं आपको L का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई 15 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है O, तो यहाँ पर T के बाद में हम अल्फाबेट लेटर भर देंगे O, यानी कि L का अपोजिट हो जाएगा O। थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है ताकि आप एक बार समझ जाओ तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लो। ठीक है, अब मेरे भाई उसी प्रकार से देखिए L के बाद में क्या है Q। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, Q का अपोजिट ज्ञात करना है। तो मेरे भाई Q आता है कितने नंबर पर, 17 नंबर पर है। ठीक है, अब 17 के अंदर यदि हम क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 17 और 10 मिलकर बन जाएगा 27। और 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है J, तो यहाँ पर हम भर देंगे J, यानी कि Q का अपोजिट होगा
जे, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे YTOJ। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में हैं, तो आंसर है YTOJ। ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरें ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज में जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी आता है 2 नंबर पर है, बी के बाद में सी आता है 3 नंबर पर है, सी के बाद में ई आता है 5 नंबर पर है, ई के बाद में एच आता है 8 नंबर पर है, एच के बाद में एल आता है 12 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी से बन रहा है सी, यानी कि 2 से बन रहा है 3, कैसे बनेगा, तो यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए सी से बन रहा है ई, यानी कि 3 से बन रहा है 5, तो यहाँ पर देखिए 3 से 5 बनेगा कैसे, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। उसी प्रकार से देखिए ई से बन रहा है एच, यानी कि 5 से बन रहा है 8, 5 से 8 कैसे बनेगा, तो यदि हम क्या कर दें 5 के अंदर +3 कर दें तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। उसी प्रकार से देखिए एच से आगे है एल, तो यानी कि मेरे भाई 8 से आगे क्या है 12, 8 से 12 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दे +4 कर दे तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। अब इसी प्रकार से देखिए अब हमसे पूछा गया है कि एल से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, तो ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना है 12 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +1, उसके बाद में क्या हुआ +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4, अब +4 के बाद में क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो मेरे भाई 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17, और 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है, क्यों, तो यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा लेटर क्यों। अब इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई अगले यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये ज्ञात करेंगे, यानी कि 17 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू संख्या चल रही है तो +5 के बाद में क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो मेरे भाई 17 और 6 मिलकर बन जाएगा कितना 23। अब 23 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है W, तो दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा W। अब हमें देखना है कि QW ये दोनों अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है QW ये दोनों अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला को 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, यानी कि हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही इजी होता है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला के अंदर जितने भी खाली स्थान और अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का हम क्या करेंगे सबसे पहले काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि इस श्रृंखला के अंदर लेटर और खाली स्थान दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं 16 हैं। तो मेरा भाई अब हम क्या करेंगे 16 का बनाएंगे जोड़ा, यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम क्या करेंगे कुछ कुछ लेटर का जोड़ा बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम 4 लेटर के जोड़े बनाए या पेयर बनाए तो कितने बनेंगे 4 बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 लेटर का बनाएंगे जोड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 दूसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 तीसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। 1 2 3 4 चौथा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। अब सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए तीसरे जोड़े के अंदर पहला लेटर दिया गया है टी, तो मेरे भाई सभी के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए टी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले के अंदर टी भरेंगे, दूसरे के अंदर भी सबसे पहले टी भरेंगे और मेरे भाई यहाँ पर सबसे लास्ट में भी पहले अंदर क्या भरेंगे टी भरेंगे। अब उसके बाद में देखिए पहले पेयर यानी कि जोड़े के अंदर देखिए टी के जस्ट आगे क्या है डब्लू, दूसरे पेयर में भी देखिए टी के आगे क्या है डब्लू और चौथे पेयर के अंदर भी टी के जस्ट आगे क्या है डब्लू। तो मेरे भाई इस तीसरे पेयर के अंदर भी टी के बाद में क्या होगा डब्लू होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए पहले पेयर के अंदर डब्लू के जस्ट आगे है आई, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए तीसरे में भी देखिए डब्लू के जस्ट आगे है आई और चौथे में भी देखिए डब्लू के जस्ट आगे है आई। तो इस दूसरे पेयर के अंदर भी डब्लू के जस्ट आगे क्या होगा आई होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई दूसरे पेयर में आई के जस्ट आगे क्या है एन, तीसरे में भी देखिए आई के जस्ट आगे है एन। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले में क्या है आई के जस्ट आगे क्या आना चाहिए एन, तो यहाँ पर हम भर देंगे एन। उसी प्रकार से देखिए लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर देखिए आई के जस्ट आगे क्या आना चाहिए एन, तो यहाँ पर हम भर देंगे एन। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं उनको हम क्या कर लेंगे एक जगह कर लेंगे। सबसे पहले हमने भरा टी, उसके बाद में हमने भरा एन, उसके बाद में हमने भरा टी, फिर उसके बाद में हमने भरा आई, उसके बाद में हमने भरा डब्लू, उसके बाद में हमने भरा टी और सबसे लास्ट में भरा हमने एन, यहाँ पर लिख देंगे एन। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए टी एन, टी आई, डब्लू टी एन ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव आयोजित किए गए थे 1951 से 1952 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन सी है जर्मनी से और ऑप्शन डी है कनाडा से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है यूएसएसआर देश से। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए टीटिका का झील है, ऑप्शन बी है बेकाल झील है, ऑप्शन सी है विक्टोरिया झील है और ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है बेकाल झील। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? ऑप्शन ए है मिजोरम राज्य को, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य को, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य को और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय मिजोरम राज्य को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी के किनारे, ऑप्शन सी है वागुरा नदी के किनारे और ऑप्शन डी है भीमा नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अजंता की गुफाएं वागुरा नदी के किनारे स्थित हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मेरे भाई याद रखना, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ देश के संविधान से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है झारखंड राज्य में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान है और ऑप्शन डी है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1948 में घटित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी CV रमन, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1948 में घटित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1948 में घटित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? मेरे भाई ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस मास्टर PDF सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे GK GS और साइंस के। इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चनों को आराम से कवर कर जाओगे। ठीक है, तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या फिर इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।